हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बच्चे। अभी तक हम लोग अपने क्लास 10 के चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स देख चुके हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट इज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट कुछ टॉपिक्स हमारे 2-3 टॉपिक बचे, उन्हीं की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो इस वीडियो में देख चुके हैं बेटा, इस चैप्टर के लिए देख चुके हैं, उसमें हमने किया था कि रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और क्या क्या उनके गुण धर्म होते हैं, मतलब क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसमें हमने बात की थी कि या तो कलर में उससे चेंज हो सकता है, मतलब उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। या हमने कहा था कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही हमने उसके गुण धर्मों के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। बैलेंस किया जाए मतलब कैसे उसके समीकरण को हम लोग संतुलित करें, किसी भी समीकरण को जो हमारे पास दिए उसको संतुलित कैसे किया जाए, ठीक है बेटा। आज उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। हमने दो रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। पहली रिएक्शन हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हमने कहा था कि संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमने बात की डीकम्पोजिशन, दैट इज जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया। तो ये दो अभिक्रियाएं हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप जितना लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे मोटिवेट करता है। सो कीप इट अप बच्चे, और अपना एफर्ट लगाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है बेटा? जब दो आपके पास, इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर उस दूसरे की जगह आकर कंपाउंड बना लेता है। मतलब इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, दूसरा कम अभिक्रियाशील होता है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर क्या करता है, नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे आयरन है, Fe से क्या होता है, आयरन होता है, और CuSO4 आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ये नीले रंग का होता है, हमेशा ये याद रखना। मैं बच्चों को बताती हूँ कि ये ब्लू कलर का होता है और इम्पॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो आयरन है बेटा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। मतलब ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? कॉपर से। किससे? तांबे से। ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाकर यहाँ पर अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा सल्फेट के साथ। मतलब आयरन ने कॉपर को हटाया तो उसकी जगह बैठ गया, क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट में, जहाँ कॉपर सल्फेट आपके पास अभिकारक में था, उत्पाद में आपके पास FeSO4 आ गया। मतलब आपके पास रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट था CuSO4, और यहाँ आयरन ने Cu को डिस्प्लेस किया, उसके साथ क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन उसको उसकी जगह से हटा रहा है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको उसकी जगह से हटाकर डिस्प्लेस करके क्या करेगा, नया कंपाउंड बना लेगा। जैसे यहाँ आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, FeSO4 बना लिया और कॉपर यहाँ पर अलग निकल गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि FeSO4 जो है वो हरे रंग का होता है और कॉपर आपका लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। कई बार रिएक्शन आपको इस तरीके से भी आ सकती है कि यहाँ पर एक सिल्वर ग्रे कलर का आपके पास एक धातु है, एक मेटल है, और उसने नीले रंग के सोल्यूशन में अगर डाला जाता है तो हरे रंग का उत्पाद बनता है आपके पास, जो यौगिक बनता है हरे रंग का बनता है, और लाल भूरे रंग का एक मेटल आपका जो धातु है वो अलग निकल जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन को मोल्ड करके ही पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि नीले रंग का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली समझ जाओ वो कॉपर सल्फेट। और जब ये कहा गया कि आयरन के हरे रंग का आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर
उत्पाद बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप हरे रंग का हमारे पास क्या होता है, FeSO4 होता है। जैसे ही कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट को आप पकड़ लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट है और FeSO4 है। यहाँ पर क्या नहीं है, आयरन नहीं है, तो आप आयरन लगा सकते हैं। और इधर FeSO4 है, यहाँ कॉपर है, तो कॉपर नहीं है, तो आप कॉपर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरी रिएक्शन को भी लिख सकते हो। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट मीन्स व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कहेंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जब ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर क्या करता है, यौगिक बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक किसी ने ये बात नहीं की कि हमें कैसे पता चले कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, ये कैसे पता चले। इसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक टेबल होती है बेटा। ये आपके पास एक टेबल होती है। जैसे जैसे आप इस टेबल में नीचे की तरफ आएंगे, इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा। मतलब ऊपर वाली ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये के से पोटेशियम होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Fe से आयरन होता है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg से आपका मरकरी होता है, Ag से आपका सिल्वर, Au गोल्ड होता है, Pt प्लेटिनम होता है। तो जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे आएंगे, क्या होता है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका कम होता चला जाता है। तो ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव है। तो हमेशा जो ऊपर वाली है, जैसे अगर मैं सोडियम, यहाँ पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम इन सबको उनकी जगह से हटाकर क्या कर सकता है, नया कंपाउंड बना सकता है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन अपने से नीचे वालों को कर सकता है। अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन जिंक को यहाँ पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आयरन क्या कर सकता है, अपने से नीचे वाले फास्फोरस, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी आपका, ये Ag आपका सिल्वर होता है, गोल्ड और प्लेटिनम, इनको उनकी जगह से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो आपको ये याद करना है बेटा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं भी होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रिएक्शन तो लिख देते हैं, लेकिन आपको ये पूछा जाता है, इज दैट, ये जो रिएक्शन है, इज दैट रिएक्शन पॉसिबल, क्या ये अभिक्रिया होगी। तो आपको कैसे पता चले, अगर मैं इनके कंपाउंड बदल दूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ कॉपर कर देती हूँ और यहाँ मैं FeSO4 एंड देन कॉपर सल्फेट प्लस Fe, मैं ये रिएक्शन कर दूँ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। आप अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए कि मैंने क्या किया, कॉपर को आयरन से कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस किया। अब कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज मेरा यहाँ पे आता है, आयरन मेरा यहाँ पे है, तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। जब कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेटा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया ठीक है या नहीं है, ये होगी या नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को तत्व को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है और उसकी जगह बैठकर कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अभी इसकी याद करने का तरीका भी है हमारे पास। जैसे यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इनको रिएक्टिविटी सीरीज को एक बड़ा फनी सा तरीका याद करने का मैं आपको बता देती हूँ। के से केदार, नाथ का, माली, आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग, अजवाइन और पड़े। अगर आप इसको याद करेंगे तो इनके फर्स्ट लेटर देखिए वही लिखे हैं जो आपके पास तत्व हैं, यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट है। तो आप केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, तो आप इस और कुछ हींग जीरा और पड़ते हैं, इस नोटेशन को आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया थी। आगे हम बात करने वाले हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करने, देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट थी ऊपर वाली, और अब हम बात करने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन के 2 बार विस्थापन होगा यहाँ पर। जैसे 2 बार विस्थापन मतलब जब 2 तत्व एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे के साथ अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं तो उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होगा वो 2 यौगिकों के बीच होगा। यहाँ देखिए एक तत्व है, एक यौगिक है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों यौगिक हैं, 2 यौगिकों के बीच में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सोडियम है और ये बेरियम है, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और
Cl के साथ क्या करेगा, नया यौगिक बना लेगा, नया कंपाउंड बना लेगा। ऐसे बेरियम कहाँ सल्फेट के साथ बनेगा, तो Na ने Cl के साथ मिलकर बनाया 2NaCl, Ba ने SO4 के साथ मिलकर बना लिया BSO4। तो आप देखिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार 2 यौगिकों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, यौगिक बना रहा है, और जो बच गए वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए हम आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AgNO3 है हमारे पास प्लस NaCl है, और यहाँ सिल्वर है और ये आपका सोडियम है, तो सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, AgCl यहाँ बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर के PPT मतलब प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्लस सोडियम नाइट्रेट आपके पास NaNO3 यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। 2 बार 2 अलग अलग यौगिकों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, विस्थापन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं द्वि विस्थापन। बेटा क्या कहेंगे, इसको हम द्वि विस्थापन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। बेटा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना है। क्या याद करना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। बेटा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।